नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सिलेबस दिया है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, वो एनालिसिस किया। उसके दरमियान हमें ये पता चला कि उस सिलेबस में 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और छठा टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो है एनवायरमेंटल लॉज। लेकिन ये सिर्फ टॉपिक है। इन टॉपिक्स के अंदर हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो सब टॉपिक्स उस सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। इसीलिए सिलेबस की डीकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सिलेबस की डीकोडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जो सिलेबस दिया है उसका डीकोडिंग करेंगे। सिलेबस में हमें पता चला कि 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये 5 टॉपिक्स सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है। इसके अलावा एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है एनवायरमेंटल लॉज, जो सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एनवायरमेंटल लॉज पे पूछे गए हैं। राइट, सो ये 6 टॉपिक्स है, लेकिन इन 6 टॉपिक्स के अंदर हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो हम आज डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है एनवायरमेंटल इकोलॉजी। एनवायरमेंटल इकोलॉजी में हमें पढ़ना है सबसे पहले एनवायरमेंट क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एनवायरमेंट। राइट, एनवायरमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कंपोनेंट्स आर लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। राइट, सो सबसे पहला टॉपिक एनवायरमेंट। दूसरा टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी ये एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट इज रेफर्ड टू एज इकोलॉजी। अगर ये साइंटिफिक स्टडी है एनवायरमेंट की, तो ये साइंटिफिक स्टडी हम 6 लेवल्स पे कैरी आउट कर सकते हैं। वो 6 लेवल्स है, फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड है पॉपुलेशन, थर्ड लेवल है कम्युनिटी, फोर्थ लेवल है इकोसिस्टम, फिफ्थ लेवल है बायोम्स और सिक्स्थ लेवल है बायोस्फीयर। राइट, सो ये है हमारा सेकेंड टॉपिक इकोलॉजी, जिसमें हम इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर लेवल्स, जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो हम पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी सेक्शन में, वो है इकोसिस्टम। सो थर्ड टॉपिक हमारे पढ़ने का है इकोसिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसके बाद हम इकोसिस्टम्स के फंक्शंस की जानकारी लेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, पहला फंक्शन एनर्जी फ्लो।
एनर्जी फ्लो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसमें हमें पढ़ना होगा वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इकोसिस्टम का है इकोलॉजिकल सक्सेशन। और चौथा इकोसिस्टम का फंक्शन है होमियोस्टेसिस। राइट, सो ये है हमारा तीसरा टॉपिक इकोसिस्टम का, जिसमें सबसे पहले हम इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है उनकी जानकारी लेंगे, जिनमें एनर्जी फ्लो फर्स्ट फंक्शन है इकोसिस्टम का, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सेकेंड फंक्शन है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट साइकिल्स हमें पढ़ने होंगे, उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन और लास्ट इकोलॉजिकल फंक्शन है होमियोस्टेसिस। राइट, सो दिस इज आवर थर्ड टॉपिक ऑफ स्टडी अंडर एनवायरमेंटल इकोलॉजी। चौथा टॉपिक जो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे वो है बायोम्स। बायोम्स, राइट, बायोम्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोम्स के कैरेक्टरिस्टिक पे इंफ्लुएंस करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोम्स। राइट, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बायोम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होगा बायोम्स के अंदर, टाइप्स ऑफ बायोम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टुंड्रा, डेजर्ट, फॉरेस्ट, सवाना, मेडिटेरेनियन, ग्रासलैंड एंड फाइनली लिटोरल बायोम्स। राइट, सो ये 7 टाइप्स हम बायोम्स के पढ़ेंगे, टुंड्रा, डेजर्ट, फॉरेस्ट, सवाना, मेडिटेरेनियन, ग्रासलैंड्स एंड लिटोरल बायोम्स। इसके बाद हमारा फोकस होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम, सो एक्वेटिक इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेक इकोसिस्टम। लेक इकोसिस्टम, उसके बाद एस्चुराइन इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स इकोसिस्टम, एक्सेट्रा। राइट, सो ये है हमारा 5वां टॉपिक। इसके बाद छठा टॉपिक होगा एनवायरमेंटल इकोलॉजी के अंदर इंडियन बायोम्स का। इंडियन बायोम्स, राइट, सो 6th topic will be Indian biomes. What are the different biomes that are present in India? जिसके अंदर हम जानकारी लेंगे जो फॉरेस्ट बायोम इंडिया में है उनकी, ग्रासलैंड बायोम की और ऑल्सो डेजर्ट बायोम्स। राइट, सो दैट विल बी द फोकस। सो वी विल स्टडी फॉरेस्ट बायोम्स इन इंडिया, फॉरेस्ट बायोम्स, grassland biomes and desert biomes in India, right? तो ये है हमारा फोकस एनवायरमेंटल इकोलॉजी के अंदर। तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनवायरमेंट, फिर इकोलॉजी, फिर इकोसिस्टम, फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम, बायोम्स और लास्टली हम पढ़ेंगे इंडियन बायोम्स, राइट? सो दिस इज अबाउट the subtopics that we should study under environmental ecology.
topic that is mentioned under the syllabus of prelims. अगला टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो है बायोडाइवर्सिटी. सो व्हाट आर दी सब टॉपिक्स दैट वी शुड स्टडी अंडर बायोडाइवर्सिटी. ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हम बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक के अंदर पढ़ सकते हैं. सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, राइट. उसके बाद लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो कि 3 प्रकार के हैं. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो 3 प्रकार के हैं. एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. राइट. सो ये लेवल्स है बायोडाइवर्सिटी के. इसके बाद हमारा फोकस होगा सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऐसे कौन से गुड्स और सर्विसेज हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं. सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इसके बाद थ्रेट्स एसोसिएटेड विथ बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज. हम उन गुड्स और सर्विसेज जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं उसका हमने एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट किया है और उस वजह से बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत सारे थ्रेट्स सामने आ रहे हैं, जैसे कि हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीशीज एक्सेट्रा. ये सारे थ्रेट्स है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक खतरा हो सकते हैं. इसके बाद अगर ये थ्रेट्स है बायोडाइवर्सिटी के लिए और इन थ्रेट्स के पीछे अगर ह्यूमन बींग्स एक इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रीजन है तो हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें निभानी होगी, जिसके कारण हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी विल बी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. राइट. सो इफ ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द loss of biodiversity, then it is our responsibility to conserve biodiversity. Right? So biodiversity conservation 2 प्रकार से हो सकता है. एक है in situ conservation और दूसरा है ex situ conservation. Right? So this is the theoretical aspect that we'll be studying फर्स्टली इन द बायोडाइवर्सिटी टॉपिक. इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, वो है इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो इंटरनेशनल एफर्ट्स लिए गए हैं वो हम यहां पे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट है UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट आउटकम है अर्थ समिट का जो रियो दी जेनेरियो में हुई थी 1992 में. अगला इंटरनेशनल एफर्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल. साथ में हम नगोया प्रोटोकॉल भी पढ़ेंगे. नगोया प्रोटोकॉल
राइट। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट्स। इसके बाद अगला इंटरनेशनल एफर्ट है साइट्स। साइट्स, CITES। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये एक ऐसा इंटरनेशनल एफर्ट है जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं। अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी वाइल्ड फ्लोरा और फौना के लिए धोखादायक या हार्मफुल है तो उस ट्रेड को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। नेक्स्ट है CMS, यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, उसे कहते हैं CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। इसके बाद हम पढ़ेंगे रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जिसमें हम जो क्राइटेरिया है रामसर साइट्स के लिए वो पढ़ेंगे। उसके बाद मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है उसकी जानकारी लेंगे। व्हाट आर इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया वो जानेंगे। राइट, सो दीज आर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट्स। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट है मैब प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। मैब मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। राइट, सो ये है कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स जिसके बेसिस पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। अगला सब टॉपिक जो हमें पढ़ना होगा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर वो है इंडियन बायोडाइवर्सिटी। इंडियन बायोडाइवर्सिटी जिसमें हमारा फोकस होगा बायोजोग्राफिक जोन्स इन इंडिया पे। बायोजोग्राफिक जोन्स इन इंडिया। बायोजोग्राफिक जोन्स इन इंडिया। साथ ही में हम इन बायोजोग्राफिक जोन्स में कौन से एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं उनकी जानकारी लेंगे। राइट, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक इज इंडियन बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद चौथा टॉपिक जो हम इस बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो है इंडियन एफर्ट्स। इंडियन एफर्ट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हमने इंटरनेशनल एफर्ट्स देखे जैसे कि UNCBD, साइट्स, CMS, रामसर एक्सेट्रा। उसी तरह इंडियन एफर्ट्स भी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज का। प्रोटेक्टेड एरियाज। सो प्रोटेक्टेड एरियाज इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना है, जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व्स एक्सेट्रा। और इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बेसिस पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। एंड दिस इज एन इन सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। प्रोटेक्टेड एरियाज के अलावा कुछ स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी है। स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज पे फोकस करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट। राइट, सो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो किसी स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए लॉन्च किए गए हैं वो भी हमें इस टॉपिक या सब टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। राइट, सो ये है हमारा बायोडाइवर्सिटी का डिकोडिंग। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया गया है यानी कि क्लाइमेट चेंज, उसके सब टॉपिक्स देखेंगे। सो लेट अस डिस्कस द सब टॉपिक्स दैट आर इसेंशियल टू स्टडी अंडर क्लाइमेट चेंज। सो सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है
what do we mean by climate change? Climate change मतलब क्या? Right? So climate change meaning. उसके बाद what are the reasons behind climate change? What are the reasons behind climate change? और reasons दोनों है, मतलब natural reasons भी है और human induced reasons भी है, right? So ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक. इसके अंदर ही हम ग्रीन हाउस गैसेस की जानकारी लेंगे. ग्रीन हाउस गैसेस, राइट. सो ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एक्सेट्रा. तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज के अंदर, वो है ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन, जिसमें हमारा फोकस होगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पे. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसे ओडीएस भी कहते हैं. ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. इसके बाद हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन सॉल्यूशन. ओजोन डिप्लीशन कम करने के लिए क्या सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए किस इंपॉर्टेंट कन्वेंशन का हमने सहारा लिया था. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कन्वेंशन फॉर द control of ozone depletion, right? So this is our second important topic of study under climate change. इसके बाद थर्ड टॉपिक हम क्लाइमेट चेंज के अंदर पढ़ेंगे, वो है इंटरनेशनल एफर्ट्स. इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए जो इंटरनेशनल एफर्ट्स है वो कौन से है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए लिया गया है वो है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक इंपॉर्टेंट आउटकम है अर्थ समिट का जो रियो दी जनेरियो में हुई थी 1992 में. इस कन्वेंशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि क्योतो प्रोटोकॉल एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, राइट? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. तो ये है इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. इन इंटरनेशनल एफर्ट्स के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी कुछ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स लिए थे. तो इंडियन एफर्ट्स फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. उसके बाद इंडियाज INDCs, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. फिर जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, जैसे कि फेम स्कीम जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने लाई है. ऐसी स्कीम्स और ऐसे एफर्ट्स हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे. तो ये थे हमारे क्लाइमेट चेंज के सब टॉपिक्स. अभी हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो है पोल्यूशन. उसके सब टॉपिक्स देखेंगे. सबसे पहले हम
पोल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे. पोल्यूशन, व्हाट डू वी मीन बाय पोल्यूशन, उसके अंदर व्हाट आर पोल्यूटेंट्स, व्हाट आर डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड फाइनली वी विल ऑल्सो स्टडी पोल्यूशन solution or solution for the different types of pollutions. Different types of pollution. ये होगा हमारा लास्ट टॉपिक पोल्यूशन इस टॉपिक के अंदर, राइट. सो दीज टॉपिक्स वी विल बी डिस्कसिंग अंडर पोल्यूशन. नेक्स्ट जो टॉपिक यूपीएससी ने मेंशन किया है वो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. सो ये एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक में हमें ये जानना जरूरी है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता क्या है, EIA का मीनिंग क्या है, इसकी हिस्ट्री यानी कि कब सबसे पहले EIA यूज किया गया था वर्ल्ड में, इंडिया में कौन सा प्रोजेक्ट था जो फर्स्टली EIA के अंदर आया था, ऑल्सो द प्रोसीजर टू कैरी आउट EIA. द प्रोसीजर टू कैरी आउट EIA इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी. इसके अलावा EIA नोटिफिकेशंस, EIA नोटिफिकेशंस, फॉर एग्जाम्पल EIA नोटिफिकेशन विच इज इन्फोर्स राइट नाउ, जो अभी एनफोर्समेंट में है वो है 2006 का नोटिफिकेशन, और रिसेंटली एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आया था, ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन, वो भी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, राइट. सो दिस इज अबाउट EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. लास्टली विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंटल लॉज. एनवायरमेंटल लॉज प्रीलिम्स के सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के दरमियान हमें कुछ क्वेश्चंस एनवायरमेंटल लॉज से भी मिले थे. तो एनवायरमेंटल लॉज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इसके बाद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. Third important environmental act is the Biological Diversity Act, the Biological Diversity Act 2002. इसके बाद the Forest Rights Act 2006, Forest Rights Act 2006. पांचवा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉ है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. और उसके बाद हम पढ़ेंगे द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट जो इनैक्ट हुआ था
जो इनैक्ट हुआ था 2016 में, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स या लॉज है जो इनैक्ट किए गए हैं इंडिया में एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, राइट। सो ये था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सिलेबस का डिकोडिंग। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे और इस वीडियो में हमने उन टॉपिक्स में हमें डिटेल में क्या पढ़ना है उसकी जानकारी ली। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। दैट इज अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।